Assalamu alaikum class. Today we will learn a new chapter that's called radioactivity, and this is a very important and very easy chapter. Okay, so let's start. Okay, listen. In year 1896, there was a scientist called Henry Becquerel. Okay, he put some uranium salt and packed it with some paper. Okay. 1896 में हेनरी बेकरेल जो एक साइंटिस्ट था उसने यूरेनियम का सॉल्ट लिया, ठीक है, और उसको एक पेपर में उसको लपेट के रख दिया, ठीक है। कुछ दिन के बाद जब उस पेपर को वापस से निकालता है, ठीक है, तो वो देखता है कि उस पेपर में ब्लैक ब्लैक धब्बा है, ठीक है ना। तो वहाँ से एटलीस्ट उसको ये समझ में आया है कि ये जो यूरेनियम का सॉल्ट हम रखे थे, इस यूरेनियम के सॉल्ट से कोई रेज निकल रहा है, कोई रे निकल रहा है इसमें से, जो पेपर को ब्लैक करते हुए बाहर निकला है, ठीक है ना। तो वो जस्ट वो इतना बता दिया कि वहां से कुछ स्पेशल टाइप का इनविजिबल रे एमिट हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हेनरी बेक्यूरेल है, ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। मैंने इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जैसे इस केस में क्या बताए कि यूरेनियम का सॉल्ट में से जो इनविजिबल रेज निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ यूरेनियम से नहीं निकलता है, बहुत सारे एलिमेंट से निकलता है, ठीक है। तो यूरेनियम, तो यहाँ पे ये देख रहा है कि यूरेनियम के सॉल्ट से कुछ रेज निकल रहा है जो इनविजिबल है, ठीक है। कैसे समझ में आया कि रेज निकल रहा है, क्योंकि जिस पेपर से मोड़ कर रखा था उस पेपर में ब्लैक ब्लैक धब्बा आ गया था। ओके, तो वो वहां से ये मतलब हम लोग बोलते हैं कि दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, इन 1896, ठीक है। तो अभी तक उसका नाम नहीं पड़ा था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी नाम कौन दिया, उसके बाद उस पर और रिसर्च हुआ फाइनली मैडम क्यूरी, ठीक है, वो भी उस पर रिसर्च की और फाइनली उसको नाम दिया गया, मतलब उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को, उसको नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आया, ठीक है। यानी इसका डिस्कवरर कौन है, हेनरी बेक्यूरेल, और रेडियो एक्टिविटी को रेडियो एक्टिविटी नाम कौन दिया, मैडम क्यूरी, ठीक है। अब देखो ये जो मैडम क्यूरी, उसके बारे में बता दे कि ये लेडी है जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला। शी इज द ओनली पर्सन हु हैज गॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नोबेल प्राइज बोथ। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो रहा है, ये क्या है, the phenomena of spontaneous emission of invisible rays, that is alpha, beta and gamma rays from unstable nucleus is called radioactivity. तो इसके एक एक वर्ड को ध्यान से समझो। the phenomena of spontaneous emission, ठीक है। spontaneous emission क्या होता है, spontaneous का मतलब क्या होता है, जो खुद ब खुद, अच्छा, मतलब जिसको स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़े, जो ऑटोमेटिकली है अपने आप हो, ठीक है ना, एकदम अचानक से हो, ठीक है। एमिशन मतलब निकलना, स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब जो अपने आप निकलता है, ठीक है ना। क्या चीज, इनविजिबल रेज, ठीक है ना, यानी ऐसा रेज जो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मतलब वो सब रेज क्या है, इनविजिबल है। मतलब किसी से कोई किसी एलिमेंट से अगर रेडियो एक्टिव रेज निकल रहा है तो वो जो रे क्या हमको दिखाई देगा, नहीं, हमको दिखाई नहीं देगा, दैट्स इनविजिबल, ठीक है। अच्छा, वो जो इनविजिबल रेज है उसका नाम है अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, ठीक है। ये अल्फा, बीटा, गामा रे 3 टाइप का रे होता है। ये अल्फा, बीटा, गामा थर्मल एक्सपेंशन वाला बिल्कुल ही मत समझना, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये इनविजिबल रेज कहां से निकलता है, फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है ना। ऐसा न्यूक्लियस जो अनस्टेबल हो, मतलब एटम में जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस वो ऐसा, तो वैसा न्यूक्लियस से निकलेगा जो अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जिसका मास नंबर ज्यादा होता है, मतलब जिसका साइज बहुत ज्यादा होता है, जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो साइज बहुत बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा। क्योंकि देखो मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसके न्यूक्लियस का साइज भी ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस जितना ज्यादा बड़ा होगा तो वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत वीक हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स
क्या है, वो फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है, पकड़े हुए रखता है। अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक हो जाएगा, जिसके जरिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस का पार्टिकल्स है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। वही जो निकलता है वही अल्फा बीटा गामा रेस के फॉर्म में होता है। और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन फिर से ध्यान दो। द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रेज फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, 3 वर्ड यहाँ पे मेन है, समझना क्या, स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब क्या हो रहा है, जो खुद ब खुद होता है, जिसको हमको मतलब रेडियो एक्टिविटी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने आप होता है। ठीक है, और ये क्या है, इनविजिबल रेज निकलता है। ठीक है ना, जिसका नाम अल्फा बीटा गामा रे होता है। ओके, कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है ना, ऐसा एटम जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो जनरली क्या क्या होता है बता दें, जिसका मास नंबर 82 से ज़्यादा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, जैसे लीड। ठीक है ना, लीड से जितना भी ऊपर एलिमेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर 82, 83, 84 ऐसा करते करते यूरेनियम तक। ठीक है ना, जिसका 92 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसी में से रेडियो एक्टिविटी तुमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो जिन एलिमेंट से रेडियो एक्टिव रेज निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बात समझ में आया? तो जनरली रेडियो एक्टिविटी किस में देखने को मिलता है, जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे कि यूरेनियम है, ठीक है ना, U4 यूरेनियम उसका सिंबल है, रेडॉन है, थोरियम है, और भी बहुत सारा है। ठीक है, देखो ये सब क्या, ये सब वेरी लार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो स्मॉल साइज होता है फिर भी उसमें से रेडियो एक्टिव होता है, जैसे कि कार्बन, ओके, पोटेशियम, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा देखो, कार्बन का सिर्फ कौन सा कार्बन होता है, जिसका मास नंबर 14 होता है। कार्बन का 3 आइसोटोप होता है ना, C12, C13, C14। ठीक है, तो जो C14 है बस वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके ओके, तो देखो हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि कुछ एलिमेंट से अपने आप स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रे होता है, मतलब कुछ एलिमेंट से अपने आप कुछ इनविजिबल रेज होता है। तो वो जो रेज निकलता है वो 3 टाइप का है। डेफिनेशन में जस्ट देख लिए कि अल्फा बीटा गामा उसका नाम दिए। तो बेसिकली वो कैसे समझ में आया कि 3 टाइप का होता है, आज तक तो उसको देखा नहीं गया क्योंकि वो इनविजिबल होता है ना। ठीक है, देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक लीड का बॉक्स है। लीड मतलब क्या, ये एक मेटल है ना, पता होगा लीड, जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। ठीक है, और इसमें एक उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, मान लो वो यूरेनियम हो सकता है। ठीक है ना, और इस बॉक्स में बहुत छोटा सा हम लोग खोल के रखे, मतलब यहाँ पे छोटा सा मुंह यहाँ पर है, बात समझ में? तो इस देखो यहाँ से ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब इसमें से रेडिएशन होगा, है ना। तो और रेडिएशन निकलने का जगह कहाँ, बस सिर्फ जहाँ पे मुंह उसका खुला हुआ वहीं से निकल सकता है रेडिएशन। ठीक है ना, खैर अच्छा, और इसके क्या किए हम लोग, इसके रास्ते में 2 ठो मेटल का प्लेट को रखे हैं। ये क्या है, ये मेटल प्लेट है। ठीक है, ये भी मेटल प्लेट है ये वाला, और ये भी मेटल प्लेट है। ठीक है, तो देखो ये जो मेटल प्लेट है, इसको मान लो हम लोग बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखें, इसको बैटरी का नेगेटिव से कनेक्ट करके रखें। मतलब जस्ट ऐसा समझो कि ये वाला मेटल प्लेट ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला मेटल प्लेट ये नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि कुछ रे ऐसा है, ठीक है, जो पॉजिटिव मेटल की तरफ मुड़ जा रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और कुछ रे ऐसा है जो नेगेटिव मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और कुछ रे ऐसा है जो किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल एकदम सीधा चले जा रहा है, मतलब कोई भी इसमें डेविएशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? तो यहाँ से 3 अलग अलग टाइप का रे के बारे में समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा समझ में आया कि एक रे ऐसा है जो नेगेटिव की तरफ मुड़ रहा है, एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है, और एक किसी की तरफ नहीं मुड़ रहा है। तो यहाँ से एटलीस्ट ये समझ में आया है कि एक जो नेगेटिव की तरफ मुड़ा होगा ऑब्वियसली उसका चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस ही ना माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, ओके। और एक समझ में क्या आया कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ जो रे मुड़ा है तो उसका चार्ज, तो वो जो रे उस तरफ जो मुड़ा है उसका चार्ज ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ मुड़ता है। ठीक है ना, और जो तीसरा रे था जो अनडिविएटेड, जो किसी के पास ही नहीं मुड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं होगा,
क्योंकि अगर कोई बॉडी में चार्ज नहीं है तो वो ना ही पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा, ना ही वो नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होगा, है कि नहीं। तो यहां से ये बात समझ में आया कि 3 टाइप का रे होता है, एक का चार्ज पॉजिटिव होता है, एक का चार्ज नेगेटिव होता है, और एक का कोई चार्ज नहीं होता। इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल। बात समझ में आया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये समझ में आया है कि जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। ओके, first is suppose alpha ray. Okay, this is also called alpha particle. Okay, and its charge is positive. Second is beta ray, or it's also called beta particle. Its charge is negative. And the third one is gamma ray. Okay, and it is neutral. It means it has no charge. Now listen children, see, in case of alpha and beta we can call it alpha ray or particle, beta ray or beta particle. But in case of gamma ray, we cannot say as gamma particle, because gamma is not a particle. Gamma is only a ray. Alpha and beta, okay, basically these are particles. Okay, okay. और ये कौन सा पार्टिकल होता है इसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसी में आज ही हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझो, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चार्ज क्या होता है, अल्फा का पॉजिटिव, बीटा का नेगेटिव, गामा का न्यूट्रल। ओके, अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और बात बता देते हैं कि देखो ये जो तीनों रे है, अल्फा बीटा गामा रे, ये एटम के कहाँ से निकलता है, ये एटम के न्यूक्लियस से निकलता है। बात समझ में आया। इसलिए हम लोग रेडियो एक्टिविटी को न्यूक्लियर फेनोमेना बोलते हैं। बात समझ में आया, न्यूक्लियर फेनोमेना। इसको बाद में भी हम आएगा बताएंगे। अब हम लोग 1 by 1 अल्फा बीटा गामा रेस का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अल्फा बीटा गामा एक्चुअली में है क्या, इसका नेचर क्या है। अभी तक जस्ट हम लोग इसके बारे में चार्ज सीखे कि इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, बीटा का नेगेटिव होता है, और गामा का कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो देखो आते हैं सबसे पहले अल्फा रे। अल्फा रे एक्चुअली में होता है क्या है, बात समझो। पहले बात ये दिमाग में रख लो कि अल्फा बीटा गामा रे तीनों कहां से निकलता है, एटम का न्यूक्लियस से। ठीक है ना। देखो अल्फा रे एक्चुअली में क्या होता है, जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रे निकल रहा है, मतलब उसमें से एक्चुअली में क्या निकल रहा है, देखो वो क्या होता है, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलाकर ही बोला जाता है अल्फा रे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि किसी में से अल्फा रे निकला, इसका मतलब क्या हुआ है, वो जो रे निकल रहा है बेसिकली दैट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अल्फा रे क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर बोलते हैं हम लोग अल्फा रे। ठीक है, जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रे निकल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसकी न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो गया, निकल के अल्फा रे के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इसका जो चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज क्या रहेगा, देखो जो प्रोटॉन का चार्ज है वही चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज तो होता नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना। एक एटम में 3 पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो इस केस में क्या हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 न्यूट्रल है, मतलब जो भी चार्ज है सिर्फ 2 प्रोटॉन का चार्ज के बराबर होगा। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, देखो हमको पता है कि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस इज द चार्ज ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, जिसको प्लस लिख दे रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज बता देते हैं, देखो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलाकर होता है क्या, तो इसको ध्यान दो। हीलियम के बारे में अगर हम लोग सीखे, हीलियम एटम, इसका सिंबल क्या होता है, He2 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 इसका मास नंबर होता है ना। तो इसका अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर उसका मास नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 प्रोटॉन भी है ना। इसमें बात समझ में आ रहा, मतलब कितना है, प्रोटॉन कितना हुआ, 2 हुआ, इलेक्ट्रॉन भी 2 हुआ, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा, वो भी 2 होगा, है कि नहीं। 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी कितना है, 2 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 2 है, मतलब सिर्फ पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। तो देखो अल्फा रे क्या है, अल्फा रे यहाँ सिर्फ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना। इसका मतलब ये है कि उसमें ये वाला आउटर जो ऑर्बिट है ये वाला नहीं है, मतलब सिर्फ अंदर का जो पार्ट है बेसिकली वही तुम्हारा एक अल्फा रे हुआ ना।
तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो ये बेसिकली ये क्या बात है, सिर्फ और सिर्फ एक हीलियम न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें ऑर्बिट नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो हम लोग ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि एन अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और हीलियम के न्यूक्लियस में क्या रहता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी में से अल्फा रे निकल रहा है, मतलब हम लोग मान सकते हैं कि बेसिकली इसमें से एक हीलियम का न्यूक्लियस का इक्विवेलेंट निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज्ड हीलियम आयन। चार्ज्ड क्यों है, क्योंकि अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, यानी इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हीलियम आयन। बात समझ में आ रहा? आयन किसको बोलते हैं, जब किसी एटम में एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आयन बन जाता है, ठीक है। तो एक अल्फा रे क्या है, ये होता है सिंपली एक हीलियम न्यूक्लियस, और इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग He24 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा नीचे 24। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हम लोग चार्ज क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि जैसे हम लोग अपना समझने के लिए, अपना सहूलत के लिए, क्योंकि अगर चार्ज भी देंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिंबल हो जाएगा एट अ टाइम, इसलिए हम लोग यहाँ पे चार्ज शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा रे के बारे में हुआ। तो अल्फा रे क्या होता है, अल्फा रे बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को मिला के बोला जाता है अल्फा रे। इसका चार्ज क्या होता है, ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और एक अल्फा रे क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ हीलियम न्यूक्लियस। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए देखो बेसिकली हम लोग अल्फा रे को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। क्यों पार्टिकल बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये तो अल्फा रे किसी से बना है, ये पार्टिकल से ही मिलके बना है ना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो पार्टिकल्स है, मास है इसका, है ना। इसलिए हम लोग अल्फा रे को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बीटा रे, ठीक है। बीटा रे क्या होता है, बीटा रे बेसिकली सिंपली क्या चीज़ है, ये इसको हम लोग पढ़े ना कि इसका चार्ज नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव किसका चार्ज होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो बीटा क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जो प्रोटॉन का होता है, एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही होता है इसका भी चार्ज, लेकिन इसका चार्ज नेगेटिव होता है ना। बात समझ में आया? तो अब इसका सिंबल वगैरह लिखने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि ये बस एक ही पार्टिकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई एटम न्यूक्लियस का बात नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि अल्फा में था ना कि हीलियम न्यूक्लियस है, तो बीटा रे क्या है, बीटा रे इज नथिंग बट 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसका जो सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, -1 नीचे और ऊपर में 0, ये इसका सिंबल होता है। क्लियर? और गामा रे क्या होता है, देखो गामा रे का कोई चार्ज नहीं पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, ये तुम्हारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ये एनर्जी है, क्योंकि जो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है सब एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वेव है ये तो एनर्जी है ना, तो इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए देखेंगे हम लोग इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या देखे थे, जो गामा रे था, है ना, वो बिना डेविएट किए वो चले गया था, न्यूट्रल था, है ना, क्योंकि एनर्जी का कोई भी चार्ज नहीं होता है सब। तो तीनों का नेचर समझ में आया। अल्फा रे क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर एक अल्फा रे बोला जाता है। बीटा रे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है बीटा रे, ठीक है। और गामा रे क्या होता है, एनर्जी होता है, सिंपली एक एनर्जी है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हम लोग कंपेयर करते हैं मास के बारे में, तीनों का, अल्फा बीटा गामा रे का मास। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा गामा में तीनों में से सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, सबसे ज़्यादा हेवी कौन है। ऑब्वियसली अल्फा ही का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्फा ही सबसे ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हेवी पार्टिकल्स है ना। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मिला के जो मास होगा वही तुम्हारे एक अल्फा पार्टिकल का मास होगा। तो इसका मास होता है कितना है, इसका मास होता है 4.0015 AMU। ये बुक में दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है ना। ये अल्फा पार्टिकल का मास हुआ। और बीटा का मास क्या होगा, देखो बीटा क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा सिंपली एक इलेक्ट्रॉन है, जो यानी जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा वही बीटा रे का भी मास होगा। तो इसका AMU कितना होता है, इसका मास कितना होता है, 1/1837 AMU। तो देख लो सबसे कम, तो देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा में सबसे कम, मतलब दोनों में से मास किसका कम है,
बीटा का कम है। और गामा का मास क्या होगा? देखो ऑब्वियसली मास, देखो मास होता है किसका? मास पार्टिकल्स का होता है ना। लेकिन गामा रे क्या? गामा तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसलिए इसका कोई मास नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास लेस। मतलब ये इसका कोई मास नहीं होता है। बात समझ में आए? तो अगर हम लोग बोलेंगे कि अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा मास किसका होता है? अल्फा का होता है। सबसे कम मास किसका होता है? गामा का होता है। मतलब कम क्या, एकदम जीरो होता है, मास होता ही नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं, जिसका नाम है पेनेट्रेटिंग पावर। ठीक है। पेनेट्रेटिंग पावर क्या होता है? को पेनेट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ में छेद कर देना। ठीक है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले हम लोग जो बिल्कुल पढ़े थे ना कि जो हेनरी बेक्यूरेल था वो यूरेनियम के सॉल्ट को एक पेपर में उसको मोड़ के रखा था, तो इसमें काला काला धब्बा हो गया। धब्बा कैसे हुआ? मतलब वो जो इसमें से अल्फा बीटा गामा रे जो निकल रहा है ना, तो उसको पेनेट्रेट करके निकल रहा है ना। ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग पेनेट्रेटिंग पावर। तो पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब समझ में आया? पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि छेद कर देना, मतलब उसको पेनेट्रेट करके उसको जाना। ठीक है ना। तो पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सबसे ज्यादा से स्टार्ट नहीं करते हैं, अल्फा से स्टार्ट करते। तो पेनेट्रेटिंग पावर अल्फा का सबसे कम होता है, उसके बाद बीटा का, और सबसे ज्यादा होता है गामा का। बात समझ में आया? तो इसका कितना होता है? लीस्ट होता है। ठीक है। और इसका होता है हाईएस्ट। ठीक है। तो इसका बोल सकते हैं हम लोग मॉडरेट है। ठीक है। मतलब अल्फा से ज्यादा है लेकिन गामा से कम है। ठीक है। अगर हम लोग पेनेट्रेटिंग पावर का अगर हम लोग रेशियो लिखेंगे, मतलब रेशियो कितना होगा? 1:100:10,000। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर मान लो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है, अल्फा रे 1 मिलीमीटर को पेनेट्रेट कर सकता है। ठीक है। तो बीटा रे कितना? बीटा रे 100 मिलीमीटर पेनेट्रेट करके जा सकता है, और गामा रे सबसे ज्यादा वो कितना? 10,000 मिलीमीटर पेनेट्रेट कर सकता है। मतलब पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है? गामा रे का। ठीक है। तो देखो पेनेट्रेटिंग पावर ही मतलब यही से होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है हमारे बॉडी को हार्मफुल होता है। हार्मफुल कैसे होता है? बेसिकली वही जो हमारा बॉडी के अंदर अल्फा बीटा गामा रे पेनेट्रेट करके चले जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेट कौन कर सकता है, यानी सबसे ज्यादा अंदर तक कौन घुस सकता है हमारे बॉडी में? गामा रे, क्योंकि गामा का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आया? पेनेट्रेटिंग पावर क्या होता है? पेनेट्रेट करने का सलाहियत, यानी छेद करने का सलाहियत। ठीक है। तो अल्फा रे का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, उसके बाद बीटा का होता है, और सबसे ज्यादा होता है गामा का। अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 1:100:10,000। ठीक है। तो ये हुआ पेनेट्रेटिंग पावर। और एक आज हम लोग लास्ट ये पढ़ेंगे, ये आयनाइजिंग पावर। अच्छा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आप पेनेट्रेटिंग पावर को अल्फा लेस देन बीटा इज लेस देन गामा, है ना। बात समझ में? यानी गामा का सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। ठीक है। जिसके पास ये वाला तुम लोग को सिंबल पता है ना, लेस देन ग्रेटर देन वाला। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर क्या होता है? मतलब द पावर, द प्रॉपर्टी टू आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? ये बताए थे, ये मतलब आयन बनाना। आयन क्या होता है? किसी एटम को, किसी एटम में चार्ज प्रोड्यूस कर देना। ठीक है। तो ये कैसे होता है? चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? देखो जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, मान लो हमारे रूम में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है ना। तो जिसमें से अल्फा बीटा गामा रे निकल रहा है, तो ये जो अल्फा बीटा गामा रे निकल रहा है, तो बेसिकली ये सब तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन यही सब है। ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है अगर ये निकल रहा है, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में जो भी गैस होगा, मे बी ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी गैस होगा, तो उसका एटम से अल्फा बीटा गामा रे से तो टकराएगा ना, है ना। तो क्या करते हैं वो टकरा के क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ना रिमूव कर देता है, नॉकआउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का जो भी गैस है उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ठीक है। स्ट्राइक करके नॉकआउट कर देता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा ना उस गैस में। ठीक है ना। तो इसी को मतलब यानी क्या, वो गैस आयोनाइज हो गया। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजिंग पावर। तो आयोनाइजिंग पावर क्या हुआ? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, उसमें से अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, तो वो जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रहा है वो गैस को, उस गैस के एटम के
इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने का प्रॉपर्टी रखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, तो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो यहां से बात साफ समझ में आ रही है कि देखो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है अल्फा रे का। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, अगर अल्फा का मास सबसे ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को उसको रिमूव करने का उसका प्रॉपर्टी होगा, है कि नहीं? तो इसे क्या होता है? हाईएस्ट होता है। सबसे कम किसका होता है? वो होता है गामा का, लीस्ट। ठीक है, और बीटा का मॉडरेट। ठीक है ना? देखो इसका रीजन क्या है, बात समझो। अच्छा, पहले हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बता दें कि पेनिट्रेटिंग पावर में अल्फा का प्रॉपर्टी सबसे लीस्ट क्यों था, मतलब अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम क्यों था? यहाँ पे डिपेंड करता है स्पीड पे। ठीक है ना? पेनिट्रेटिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है ना, वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? वो गामा का होता है। बात समझो, गामा का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? जो लाइट का स्पीड होता है उतना गामा का भी स्पीड उतना ही होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? गामा का होता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। और जो आयनाइजिंग पावर है किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अल्फा बीटा गामा रे का वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के मास पर डिपेंड करता है। जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका आयनाइजिंग पावर का प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो अल्फा का मास सबसे ज्यादा होता है तो इसका आयनाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। ठीक है, बीटा का उससे कम है और गामा का सबसे कम होता है, क्योंकि गामा का तो मास होता ही नहीं, हम लोग पढ़े ना हम लोग। ठीक है, क्लियर? तो इसको अगर हम लोग इसको रेशियो में लिखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होता है 10,000:100:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा रे निकल रहा है तो अल्फा रे मान सकते हैं कि वो 10,000 एटम्स ऑफ गैस को आयोनाइज कर सकता है। ठीक है ना? बीटा रे क्या कर उसी जगह पे सिर्फ 100 एटम को आयोनाइज कर सकता है, और गामा रे क्या हुआ? सिर्फ वो एक ही को आयोनाइज कर सकता है। ठीक है ना? तो देख लो कंपेयर करके, हाँ साफ समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अल्फा इज मोर देन बीटा इज मोर देन गामा। बात समझ में आए? तो यहाँ पे हम लोग को तीनों का कंपेयर हो गया है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा रे, तो इसको बुक से अच्छे से पढ़ना, इंशाल्लाह और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।